हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जे चैनल। दिस इज जे लाइव डेली और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एलिप्स का एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर समीर चिंचोलीकर। बच्चों, आप अनअकैडमी जे चैनल के ऊपर अगर रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं देन आई गेस आपको यहाँ पे कोनिक सेक्शंस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया होगा। अगर आपने अभी भी पैराबोला के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उनको भी देखो ताकि आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए एलिप्स की बातें भी हैं जो ज्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, ऑलराइट। और बच्चों, आपने अगर अभी भी अनअकैडमी जे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काम तो आपका यही है कि इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ में क्वालिटी कंटेंट डिस्कस करने के लिए हम चारों यहाँ पे लगे हुए हैं। जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं आपके साथ में रेगुलरली यहाँ पे जे से रिलेटेड कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, जेई मेंस एज वेल एज एडवांस। ठीक है, यहाँ पे बच्चे पूछते रहते हैं सर यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हो गए हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे लिमिट चाहिए, कुछ बच्चों को यहाँ पे डिफरेंशिएशन चाहिए, कुछ बच्चे बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम पढ़ा दो सर। तो यहाँ पे बच्चों आप प्ले लिस्ट में पहले जाके देखो, आपके यहाँ पे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो अभी इलिप्स चल रहा है इसके बाद में हाइपरबोला अगर कंप्लीट हो जाएगा तो आई गेस यहाँ पे सारे ही जो आपके बड़े टॉपिक्स होते हैं जेई के सिलेबस के मैथमेटिक्स से कंसर्न वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आप यहाँ पे ऑलरेडी सारा कंटेंट जो है जान चुके हो कि आपको कहाँ मिलेगा। अनअकैडमी जेई चैनल हैज बिकम अ गोल्ड माइन फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो आपको अगर ये गोल्ड माइन मिल चुकी है देन पहली बात तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ पे आपको अब इस चीज का यूज करना अच्छे से स्टार्ट करना चाहिए। आपको यहाँ पे जो है सारी प्लेलिस्ट जाके देखना चाहिए, जो भी आपके वीक टॉपिक्स है वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चों जिस तरह से आपको ये चैनल अभी मिला है, ठीक है, और क्योंकि किसी न किसी बच्चे ने इसको शेयर किया होगा तभी आपको इस चैनल के बारे में पता चला है। सो यू कैन ऑल्सो स्प्रेड द वर्ड फॉरवर्ड और यहाँ पे आप बाकी अपने दोस्त और जो अपने साथी हैं उनको बता सकते हैं कि यार अनअकैडमी जे चैनल के ऊपर आपको अब क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप अगर इन लेक्चर्स को बच्चों अभी शेयर कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो हैशटैग जे लाइव डेली। जो हमारा यहाँ पे रिवॉल्यूशन हमने क्रिएट किया है अबाउट क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन, उसका हैशटैग आप यूज करो ताकि हम इन सभी पोस्ट को एक साथ अपने जो है फीड में देख पाएं। ठीक है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग दिस हैशटैग एंड आई गेस यू शुड ऑल्सो। बच्चों, यहाँ पे हमारा जो अनअकैडमी जेई चैनल है इसकी फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर, और आई गेस उतनी ही बड़ी फैमिली हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी बनी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर बच्चों हमारा जो अनअकैडमी जेई का ग्रुप है उसको आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल सा काम करना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल ब्राउजर में आपको लिखना है जाके tinyurl.com/JEE live chat। ठीक है, इस ग्रुप में आने का जो आपको पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आपके साथ में रेगुलरली नोट्स एंड अपडेट शेयर होते हैं ताकि आप यहाँ पे एक कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाओ विद ऑल द लेक्चर्स, ऑल द लाइव लेक्चर्स ऑफ अनअकैडमी जेई चैनल। ठीक है, और आई गेस यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों को पता होना चाहिए दैट इज अबाउट अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस बच्चों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन के लिए बनाया गया है और हम चारों ही टीचर्स वहाँ पर पढ़ाते हैं। अगर आपको यहाँ सारी बातें समझ में आ रही हैं देन आई गेस आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर और भी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन बच्चों का और ज़्यादा होता है और ज़्यादा समय तक होता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, सो जितना आप टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट करोगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आई गेस ये बात सारे बच्चों को ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है, बट दैट इज नॉट इट। यहाँ पे आपके पास में लाइव क्लासेस तो होती हैं जो इंटरेक्टिव है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं अलग से, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है नेशनल लेवल पे कंप्यूटर बेस्ड चल रही है ताकि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट आइडिया लग पाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, सो ये अगर किसी को पता नहीं है अनअकैडमी प्लस तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपना जो लैपटॉप है उसके ब्राउजर में जाके ढूंढ सकते हैं unacademy.com/plus और उसके अंदर IIT JEE कैटेगरी के अंदर जाके अपने कोर्सेज और सारे एजुकेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपने अगर यहाँ पे ज्वाइन करने का सोचा है देन यू आर मोस्ट वेलकम। यहाँ पे सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रेट में आपको जेई के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, साथ ही साथ आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज चाहिए होती है वो सारी अनअकैडमी प्लस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, और बच्चों अगर आप यहाँ पे मोबाइल यूजर हो देन आप डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस सेक्शन के अंदर IIT JEE कैटेगरी दिखाई देगी विच इज योर गोल, IIT JEE इज योर गोल, उसको आपको सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना मतलब क्या है, आप यहाँ पे कितने टाइम के लिए स्टूडेंट बने रहना चाहते हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर, आपको वो बताना है। ठीक है, और यस जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है लेकिन प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 24 महीने का प्लान है आपका, जो सबसे बड़ा प्लान यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सबसे छोटा प्लान 1 महीने का है, सबसे लंबा प्लान यहाँ पे 24 महीने का है। 24 महीने का प्लान बच्चों आपको यहाँ पे 2000 रुपीज पर मंथ में पड़ रहा है। 2000 रुपीज पर मंथ, कैन यू एक्चुअली इमेजिन द क्लासेस फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ऑल 3 क्लासेस
फॉर 2000 रुपीज पर मंथ। मतलब मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन अगर चाहिए देन आप यहाँ पे सारे ही जो मैथमेटिक्स के टीचर्स है सबके साथ डिस्कशन कर सकते हो। मैं तो वहाँ पे हूँ ही, साथ साथ आपको और भी मैथ्स के यहाँ पे बढ़िया टीचर्स मिलेंगे जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ा रहे हैं। आपको अलग अलग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता एंड दैट इज आई गेस पर मंथ लेस देन 700 रुपीज। 700 रुपीज, ठीक है। आई गेस जो बच्चे यहाँ पे 8, 9, 10th में ट्यूशन लेते होंगे उनको पता होगा कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की जो ट्यूशन होती है उसका प्राइस पर मंथ 700 से तो ज्यादा ही होता है, ठीक है। सो आई गेस यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी रखी गई है वो कितने ज्यादा बच्चों को यहाँ पे फायदा दे सकती है, ठीक है। अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा है आई गेस तब भी आपको अफोर्डेबल लगेगा, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर प्राइस बच्चों 1 साल की यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में इससे ज्यादा तो उनका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होता है। मतलब आप इससे ज्यादा जो फीस है वो हर 3 महीने में पे करते हो, ठीक है, जबकि आपका 1 साल का प्राइस है। So I guess you understand the importance or you understand the impact that Unacademy Plus is creating in this JEE section। जो यहाँ पे आप जिस तरह से पढ़ाई करते हो वो आगे चल के बिल्कुल पूरी तरह से चेंज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है जो बिल्कुल इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है वो मिल रहे हैं। क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो सकता है वहाँ पे उतने अच्छे एजुकेटर्स हैं ही नहीं, या फिर हैं तो भी आपको वो बैच नहीं मिला जिस बैच में यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो यहाँ पे ओवरकम हो चुकी हैं एंड दिस इज दी वे मूविंग अहेड। आप आगे चल के बच्चों यहाँ पर देखोगे कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे अनअकैडमी यहाँ पे अभी लीडिंग पे है, इस तरह के प्लेटफॉर्म से ही आपको जो है जेई के सिलेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो देन आई गेस दिस इज द राइट टाइम। आप यहाँ पे यूज कर सकते हो समीर लाइव कोड फॉर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ऑलरेडी जैसे मैंने बच्चों आपको बताया है यहाँ पे जो प्राइजेस है ऑलरेडी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन after you apply this code you will get the price 27,000 for 1 year, ठीक है। I guess everybody now understands the importance। और यहाँ पे हमें जो अनअकैडमी प्लस के बच्चे हैं उनके साथ में डिस्कशन करके और भी मजा आता है, क्योंकि उनका फीडबैक ये है कि सर अनअकैडमी जेईई चैनल के ऊपर तो हमको बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आ ही रहा था, लेकिन प्लस तो और भी अच्छा है। अब प्लस तो और भी अच्छा है, इसका मतलब क्या है वो तो आपको वहीं जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। और आई गेस यू वुड बी रियली हैप्पी टू अटेंड क्लासेस ऑन प्लस, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो आज का जो बच्चों हमारा डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है दैट इज फॉर इलिप्स विच इज अवर लेक्चर नंबर 3। और मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसके सॉल्यूशन के साथ में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसके जस्ट बाद आगे कंटेंट यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने दिया था दैट वाज फ्रॉम 2016 एडवांस। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था 2016 एडवांस में एक पैसेज का पार्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तब भी आपने इस क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार फिगर को समझ लेते हो तो आगे के पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सो आई गेस आप अगर यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के भी लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, यहाँ पे कोई अगर रिपीटर बच्चा होगा या फिर कोई 12th का होगा तो शायद वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे के साथ साथ फ्राइडे सैटरडे संडे वाली क्लासेस भी देखते होंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में भी अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे संडे को, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वेश्चंस दैट वी शुड अटेम्प्ट एंड द क्वेश्चंस दैट वी शुड लीव, ठीक है। मोर देन वन में यहाँ पे कई बार ऐसा लगता है कि यार छोड़ देते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कंप्रहेंशन में यूजुअली हमें अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक के साथ 3 क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं या 2 क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, लेकिन हमें तो यहाँ पे अभी चीजें सीखना है ना। यहाँ पे हम पहले सीखने के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है वो हम यहाँ पे टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि ये एक ऐसा इलिप्स है जिसके फोकस आपके F1 और F2 नाम के हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक फोकस एक्स एक्सिस के लेफ्ट, वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा, एक वाई एक्सिस के राइट में होगा। तो जो राइट वाला है उसको आपने F2 नाम दिया है, जो लेफ्ट वाला है उसको आपने F1 नाम दिया है। फोकस की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। लेट अस सी कि यहाँ पे जरूरत पड़ भी रही है कि नहीं पड़ रही है, ठीक है। उसका हमें क्या दिया है, सपोज अ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड फोकस F2, फोकस एट F2, जो ऑलरेडी यहाँ पे F2 दिया गया है वहां पे आपका फोकस बन रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं F2 का कोऑर्डिनेट नहीं निकालूंगा तो मैं अपना जो पैराबोला है वो इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे पैराबोला इमेजिन करने के लिए F2 फाइंड करना जरूरी है। सो यहाँ पे इसका मतलब आपको सबसे पहले F1 F2 तो फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट कैलकुलेशन। आगे क्या दिया है वो तो हमें आगे चल के सॉल्व करना ही है, लेकिन यहाँ पे F1 F2 फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमें अभी क्वेश्चन देख के समझ में आ गया है। और अगर आप थोड़ा सा नजर आगे भी ले जाते हो कि फाइनल क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे F1 भी कैलकुलेशन में आना चाहिए, क्योंकि F1 MN जो ट्राइंगल है उसका आपको ऑर्थो सेंटर निकालना टारगेट है, ठीक है। सो ये हमें बता रहा है यार F1 F2 का कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। तो फोकस निकालने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन देख के क्या निकालते हो, एक्सेंट्रिसिटी निकालते हो। तो यहाँ पे आपका जो फोकस है उसका एक्सेंट्रिसिटी कैसे निकल सकता है, E होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर।
जो सेमी माइनर एक्सिस है उसका स्क्वायर अपॉन सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये छोटे का स्क्वायर है 8, ये बड़े का स्क्वायर है 9, ठीक है। सो यहाँ से आपके पास में बहुत ही जल्दी आंसर निकल के आता है, ये हो जाएगा आपका 1/9 का अंडर रूट मतलब 1/3। अगर आपके पास में ई का वैल्यू आ गया है तो आपको फोकस के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता होते हैं। यहाँ पे एफ लिख लेता हूं इस चीज को, F1 F2 बाद में अलग अलग कर लेंगे। जो आपका फोकस है वो कहां होता है, वो होता है आपका AE,0 के ऊपर, AE,0 पे आपका यहाँ पे फोकस होता है, ठीक है। सो A इंटू ई, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे आपका A का जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है और आपका जो B का वैल्यू है वो 2√2 के बराबर है। तो A इंटू ई ये हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ठीक है। फोकस क्या है आपका प्लस माइनस के साथ में, अगर हम अलग अलग लिख लेंगे तो शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगी, बच्चों को बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। सो लेट अस गिव इंपॉर्टेंस टू दिस फैक्ट कि यहाँ पे हम पहले F1 निकाल लेते हैं, पहले हम F1 निकाल लेते हैं और उसके बाद में हम F2 निकाल लेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, F2 वाला आंसर हमारा पॉजिटिव है, F1 वाला आंसर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपका, एक बनेगा -1,0 और एक बनेगा आपका +1,0। सही बात है, एक बनेगा -1,0 और एक बनेगा आपका +1,0। A इंटू ई करके ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब पैराबोला, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। आपका जो नया पैराबोला आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे होना चाहिए और यहाँ पे फोकस क्योंकि उसका 1,0 पे होगा, मतलब फोकस कहां पे होता है पैराबोला का, A,0। तो यहाँ पे A,0 किससे कंपेयर होगा, 1,0 से। तो आपको यहाँ पे A का वैल्यू पता चल गया। सो y² = 4x इज द पैराबोला दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर। यहाँ पे ये जो पैराबोला है इसका इक्वेशन हो जाएगा y² = 4x। ये डायरेक्टली नहीं आया हमें समझ में, पहले हमने यहाँ पे फोकस निकाला उसके बाद समझ में आया। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फिगर विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक एलिप्स है आपके पास में ऑलरेडी जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपने यहाँ पे मेहनत करके, क्योंकि इसके फोकस भी निकाल लिए हैं F1 एंड F2, ठीक है। सो नाउ वी आर इन ए पोजिशन टू ड्रॉ द पैराबोला ऑल्सो, ठीक है। सो पैराबोला हमारा इस तरह से कुछ तो बनेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट अस ट्राई टू लुक एट दैट कि ये जो दोनों फिगर हैं आपके, ये इंटरसेक्ट करते हैं M में और N में। M और N इनके दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का नाम M है और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले का नाम N है। ये M है, ये N है। अब आगे उसने पूछा है कि ट्राइंगल F1MN का यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो F1MN का ऑर्थो सेंटर अगर आपको निकालना है तो आई गेस आप ये बात समझ गए हो कि आपको M और N के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही होंगे, बट आई गेस इट इज स्टिल ओके क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों कर्व्स बहुत ही आसान वाले पता है, ठीक है। सो आपका जो फिगर बन रहा है वो कौन सा है, वी विल बी वर्किंग ऑन दिस फिगर। आपने यहाँ पे MN को कनेक्ट किया, ठीक है। फोकस से पास होगा पता नहीं मुझे, ठीक है। ये आप ज्यादा सीरियसली मत लेना इस चीज को कि यहाँ पे F2 से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। क्योंकि उतना कैलकुलेशन अभी हमने किया ही नहीं है ना, जाके हमें पता चले कि ये पास होता है कि नहीं होता है। हो सकता है कि फोकस या लेफ्ट हैंड साइड में लाया करता हो, वो भी हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम कितना भी यहाँ पे इसको फिगर को अच्छा बना ले, अल्टीमेटली इसका काम क्या है, रफ फिगर ही काम है इसका काम रफ फिगर के नाम से ही है। तो आप इसको ज्यादा बिल्कुल सीरियसली ना लें, ठीक है। ये जो आपका ट्राइंगल है इसके आपको ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल के बताने, ठीक है। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट M एंड N, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे पैराबोला है, जो आपका पैराबोला है वो कितना है, पैराबोला है आपका y² = 4x और आपका जो एलिप्स है वो कितना है, x² / 9 + y² / 8 = 1, ठीक है। याद है ऐसे कुछ है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे। तो आपके पास में कैलकुलेशन ऐसा कुछ हो जाएगा, सॉल्व करने पे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास में आएगा x² / 9 + 4x / 8, y² के प्लेस में डायरेक्टली मैंने 4x डाल दिया, ठीक है, = 1। तो यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है, वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² / 9 + x / 2 = 1 which gives us 2x² + 9x - 18 = 0। तो अब क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो बहुत जल्दी आंसर्स भी आ जाएंगे हमारे। तो फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2x² + 12x - 3x - 18 की मदद से,
ठीक है। 12 इंटू -3 करके -36 आता है, ठीक है। और आपके यहाँ पे 2 इंटू -18 करके भी -36 आता है, ठीक है। सो ये फैक्टराइज हो रहा है क्या बढ़िया तरीके से। अगर आप यहाँ से 2x कॉमन निकालते हो तो ये x+6 बनाता है पहला वाला, और अगर आप बाकी दोनों से -3 कॉमन निकालते हो तो ये भी x+6 बनाता है। तो यहाँ से आपके पास में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपका आंसर या तो -6 होना चाहिए या फिर +3/2 होना चाहिए। तो आगे सारे बच्चे एग्री करेंगे यहाँ पे +3/2 वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये देख के बोल सकता हूँ कि हाँ यार, ये मेरा जो फोकस है ये थोड़ा सा गड़बड़ बना हुआ है, क्योंकि आपकी जो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है ग्रीन कलर की वो एक्चुअली आगे है, फोकस तो आपका 1 पे है ना। सो अब अगर आपको लगता है तो आप इसको सही कर सकते हो। पहले तो हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था कि हम यहाँ पे करेक्ट फिगर बना पाए, ठीक है। ओके, और अगर बच्चे मेरी पिछली बात समझ गए होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो रफ फिगर में काम चला लेते हैं, आप अननेसेसरी यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, ठीक है। चलो, बट स्टिल एक बार कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे नोट्स डाउनलोड करते हैं उनको यहाँ पे गड़बड़ फील नहीं होना चाहिए। चलो, तो आपका ये जो पर्टिकुलर ट्रायंगल है इसका हम डिस्कशन करना चाहेंगे आगे बढ़ के, ठीक है। तो अब मेरे पास में अगर 3/2 जो है m और n के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे 3/2 आएंगे, ये सुनो। मैं जब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास x का जो आंसर आया है वो अगर मैं y के इक्वेशन में डालूंगा, 3/2 डालूंगा, तो मेरे पास में 2 y के वैल्यूज आएंगे। एक x के ऊपर मेरे पास y के 2 वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। एक x के ऊपर मुझे y के 2 वैल्यूज मिल रहे हैं, वही मेरे यहाँ पे m और n के कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। यहाँ पे 3/2 इज द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू टेक अहेड। तो 3/2 अगर इसके अंदर डालेंगे तो यहाँ पे कैंसिलेशन होकर 6 बनेगा, मतलब आपके उसमें y की 2 वैल्यूज आएंगी +√6 एंड -√6। तो m का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3/2 √6, और आपका n का कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 -√6, ठीक है। कैलकुलेशन कम नहीं है लेकिन कैलकुलेशन क्या करना है इसके अंदर डाउट भी नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सिंपल में आएगा, लेंदी होगा लेकिन टफ नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। टफ क्वेश्चन वो होते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आए कि करना क्या है, दोस क्वेश्चंस आर लेवल्ड एज टफ, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि हाँ यार अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, ये हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब मेरे पास में तीन इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी। मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए F1, M और N तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अगर मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो क्या मुझे यहाँ पे ऑर्थो सेंटर का वैल्यू निकालते आता है? क्या मुझे ऑर्थो सेंटर का वैल्यू निकालते आता है? यस, बिल्कुल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सो मैं यहाँ पे एक चीज तो देख सकता हूं, मेरे यहाँ पे जो एक साइड MN है, मेरा जो एक साइड MN है ये वर्टिकल है, तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। और ऑल्टीट्यूड कहां से ड्रॉप होता है? तीसरे वर्टेक्स से ड्रॉप होता है। मतलब एक ऑल्टीट्यूड तो आपके सामने बना हुआ है ऑलरेडी, एक्स एक्सिस। आप जब F1 से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करोगे तो आपको यहां पे एक्स एक्सिस वाला ही इक्वेशन एग्जैक्टली मिलेगा। मतलब आपका ऑर्थो सेंटर इस परपेंडिकुलर ड्रॉप के ऊपर तो लाई करना ही चाहिए। मतलब आप अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही ढूंढ रहे हो तो आपका y का वैल्यू तो 0 आना ही चाहिए। तो इस लिहाज से हम ये बोल सकते हैं कि यार ये जो है डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यहां पर हमारा जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होना ही चाहिए, ऑर्थो सेंटर तो हमारा x एक्सिस के ऊपर ही आना चाहिए, बिकॉज वन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्स इज x एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे हमें अब क्या जरूरत है कि हम दूसरा ऑल्टीट्यूड यहां पे कैलकुलेट करके बता पाए। ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन कैसे निकलता है? अगर मुझे यहां पे n से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करना है, अगर मुझे n से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करना है, ठीक है, लेट अस से ये आपका ऑल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में जो इक्वेशन आएगी वो निकालने के लिए पॉइंट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहां से आपको ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करना है। तो यहां पे ये जो लाइन का इक्वेशन है यहां पे बोल देते हैं इसका नाम लेट अस से s के बराबर है, ठीक है। तो ns जो है यहां पर आपको इक्वेशन लिखते आ जाएगा। अगर आप ns का स्लोप पता कर लोगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने सबसे पहले F1m का स्लोप पता कर लेना चाहिए। m1 m2 इज इक्वल टू -1 यूज करके आपका उसमें ns का स्लोप आ जाएगा। यस, क्लियर? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। यहां पर मैं सबसे पहले निकालूंगा स्लोप ऑफ F1m। F1 का वैल्यू कितना है? -1,0, और m का वैल्यू आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। इसका स्लोप कितना हो जाएगा? √6 - 0, मतलब √6, और अपॉन 3/2 माइनस ऑफ -1 तो हो जाएगा 5/2, मतलब कितना हो गया? ये हो गया 2√6 अपॉन 5। लेकिन ये F1m का स्लोप है। अगर ये F1m का स्लोप है तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर स्लोप ऑफ ns कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ ns, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर परपेंडिकुलर, तो आपका यहां पे स्लोप हो जाएगा -5 अपॉन 2√6।
कितना हो जाएगा -5/2√6। ओके, तो मुझे यहाँ पे पॉइंट पता है, मुझे यहाँ पे स्लोप भी अब पता चल चुका है। ये दोनों वैल्यूज यूज करके मेरे पास क्या आ जाएगा, NS का इक्वेशन आ जाएगा। NS का इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस इज आवर आंसर। बहुत टाइम लग गया, ठीक है, बहुत टाइम लग गया इसको सॉल्व करने में, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम देना पड़ता है। एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम देना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो आई गेस इसके आगे बच्चे कर लेंगे क्या, या मैं फाइनल आंसर तक निकाल के बताई दूं आपको। 2 मिनट चलो लगेंगे और एक्स्ट्रा, यहाँ पे कर ही लेते हैं फाइनल क्वेश्चन तक सॉल्व। आपका यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ NS, जो आपका यहाँ पे n से लेके s तक परपेंडिकुलर ड्रॉप जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, y माइनस -√6, तो यहाँ पे हो जाएगा +√6 इज इक्वल टू स्लोप कितना आ रहा है आपका -5/2√6, -5/2√6 इंटू x माइनस 3/2। अब मुझे क्या करना है, एक्स एक्सिस के साथ में क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 लूंगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 लेता हूं तो मैं देखना चाह रहा हूं यहाँ पे अब x का कैलकुलेशन कितना बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2√6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2√6 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना बन रहा है 12, -5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -5x, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +15/2, ठीक है। ऑलराइट, तो 5x ले आते हैं इस साइड, 12 ले जाते हैं उस साइड, तो 5x इज इक्वल टू 15/2 - 12। व्हाट विल दिस बिकम, आपका 5x हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ आई गेस ये 24 और 5 9/2 बनता है। यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाता है -9/10, ठीक है, -9/10 हमारे पास होपफुली ऑप्शन में होना चाहिए। यस, ए ही ऑप्शन यहाँ पे हमें सपोर्ट कर रहा है, -9/10 इज द आंसर। तो यहाँ पे आई गेस हमें कम से कम 15 मिनट लगे हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने में। अगर यहाँ पर बच्चे खुद से करेंगे तो शायद वो इसको 5 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन तब भी इसके अंदर आपको 5 मिनट तो लगेंगे, ठीक है। सो यू नीड टू डिसाइड इन सच क्वेश्चंस कि आप इसको भले ही कर सकते हो क्योंकि यहां पर आपको पूरा नॉलेज है, लेकिन क्या हमने इसको फर्स्ट राउंड में करना चाहिए कि आपने यहाँ पे लैब स्ट्रेटेजी देख ली सारे बच्चों ने। 3 लैब स्ट्रेटेजी होती है बच्चों, अगर आपको पेपर को इफेक्टिवली सॉल्व करना है तो, ठीक है। आपने सबसे पहले राउंड में सबसे सिंपल वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर भले ही बीच में आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाए, ठीक है। अगले राउंड में आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चंस जो आपने ये मार्क करके रखे हैं कि हम सेकंड राउंड में सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करना है। और थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करना है जो पहली बार में देख के आपको लगता है कि ये तो मुझसे होंगे ही नहीं, ठीक है। सो ये 3 राउंड अगर आप हर पेपर में कोशिश करते हो अप्लाई करने की, तो आपके यहाँ पे कभी भी सिंपल क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और आपको अपने जो एग्जाम के मार्क्स है उनमें इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। सो ट्राई टू अडॉप्ट दी स्ट्रेटेजीज ऑफ गिविंग पेपर्स। यहाँ पे बच्चे बोलते हैं सर हमें क्लास में सब कुछ समझ में आता है, घर पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में नहीं बनते हैं। वही एग्जाम का पेपर फिर घर पे लाके हम सॉल्व करते हैं तो हमसे बन जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको एग्जाम देने के तरीके नहीं आते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर दैट अलॉन्ग विद कंटेंट यू ऑल्सो वर्क ऑन दीज थिंग्स जो आपके यहाँ पे एग्जाम में मार्क्स को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो आई एम सजेस्टिंग कि ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमने करना चाहिए था। क्यों, क्योंकि कंप्रहेंशन में आया था जिसके आगे 2 क्वेश्चन और थे, ठीक है। ऑलराइट, चलो लेकिन अभी यहाँ पे जो नया टॉपिक हमें पढ़ना है दैट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर। यहाँ पर अभी बच्चों आपके पास में जो स्टैंडर्ड इलिप्स है उसका सेंटर 0 0 पे है। उसका सेंटर क्योंकि 0 0 पे है इसलिए आपके पास में जो है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ रही है। थोड़ा सा यहाँ पे उसको हिला के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपना जो इलिप्स है उसको 0 0 के प्लेस में कहीं x1 y1 पे उठा के ले जाऊंगा, देन इन दैट केस उसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए। और क्योंकि हम अब यहाँ पे काफी डिटेल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हुए पहुंचे हैं, तो आई गेस अब किसी भी बच्चे को यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट नया नहीं लगेगा, ठीक है। हमने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहां से पढ़ना स्टार्ट किया, स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन के बाद उसको अप्लाई कहां किया, सर्कल्स में। उसके बाद कहां अप्लाई किया, पैराबोला में। अब तीसरी बार यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट, ठीक है। तो इनिशियली आप ये बोल रहे हो कि आपके पास में जो ब्लैक वाले एक्सिस हैं वो हमारा ओरिजिनल ओरिजिन है। ओरिजिनल ओरिजिन यहाँ पर है 0,0, ठीक है। ओरिजिनल जो ये पॉइंट था वो तो आपका पॉइंट P था जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, लेकिन अब नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को बनाना चाह रहे हो नया ओरिजिन O' और इसको आप 0 0 बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं अपने रेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के पर्सपेक्टिव से, अगर रेड कोऑर्डिनेट एक्सिस के पर्सपेक्टिव से फिगर को देखता हूं तो मुझे कैसा लगेगा, जैसे ये तो स्टैंडर्ड इलिप्स है। अगर मैं अपने रेड एक्सिस को यहां पे वेटेज देता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो फिगर बना हुआ है वो स्टैंडर्ड है एकदम, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस अब अगर डिफाइन करूं, ये लेट अस से इनिशियल वाले मेरे x और y थे
और नए वाले जो मैंने यहां पे बनाए हैं वो लेट अस से कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश और y डैश है। तो नए कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में यहां पे आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आने वाली है। मतलब आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो रेड एक्सिस के टर्म्स में है नहीं, क्वेश्चन तो आपका ब्लैक एक्सिस के टर्म्स में गिवन है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको बस x डैश y डैश को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो अब यहां पे अगर आप इनका रिलेशन लिख लोगे तो आपको यहां पे फाइनल आंसर भी लिखते आ जाएगा। सो व्हाट इज द रिलेशन, हाउ आर दीज कोऑर्डिनेट्स रिलेटेड विद x1 y1। तो यहां पर आपको जो वैल्यू बनता है वो कैसा है, x डैश इज इक्वल टू x माइनस x1 एंड y डैश इज इक्वल टू y माइनस y1। ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। आपको अगर ये चीजें याद रखने में मुश्किल पड़ती है तो आप कैसा सोचो कि पुराना वाला x1 डाल के इस इक्वेशन में कैलकुलेट करते हैं तो नया वाला 0 बनता है। पुराना वाला y1, अगर मैं y मतलब क्या है, पुराना वाला कोऑर्डिनेट एक्सिस, पुराने वाले कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में ये पॉइंट क्या था, x1 y1। अगर मैं पुराना वाला कोऑर्डिनेट यहां पे डालता हूं तो मुझे नया वाला ओरिजिन मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये रिलेशन हमारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का बिल्कुल करेक्ट है। और अगर मैं इसको अब यहां पे अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में फाइनल रिजल्ट भी उतना ही आसान आ जाएगा। यहां पे आपका फिगर बन रहा है, सॉरी इक्वेशन बन रहा है x माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है देन इन दैट केस आपकी इक्वेशन इस तरह से नजर आएगी। क्लियर हो रहा है, अगर आपका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है देन इन दैट केस आपकी इक्वेशन ये होती है। ये काफी कुछ लेकिन कंसेप्ट आपको रिपीटेटिव लगना चाहिए, क्योंकि हमने यही बात सर्कल में भी करी थी और यही बात हमने पैराबोला में भी करी है। ठीक है, ऑलराइट। और यहां पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने नोट करना चाहिए, व्हेनेवर वी शिफ्ट द फिगर, हम जब भी फिगर को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके यहां पे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो यहां पे वर्टेक्स है वो a,0 नहीं आएगा, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 कहां पे होती चीजें, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये समथिंग समथिंग होने वाला है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। क्योंकि आपने यहां पे इलिप्स को उठा के साइड में रख दिया है तो आपका जो डायरेक्ट्रिक्स था वो भी तो उसके साथ साथ चल रहा है ना। डायरेक्ट्रिक्स ऐसा इमेजिन करो कि चिपका हुआ है इलिप्स के साथ में, ठीक है, तो वो जो है वो भी उसके साथ साथ कहां चला जाएगा, a/e डिस्टेंस पे चला जाएगा। ठीक है, सो अगर आप यहां पे अब ध्यान से देखो तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, क्या चीजें यहां पे चेंज नहीं हो रही। जब भी आप फिगर को शिफ्ट करते हो तो आपके डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते हैं, इस चीज को याद रखो। ये स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस आपसे हमेशा बन जाएंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम, ऑन शिफ्टिंग द इलिप्स कोऑर्डिनेट्स एंड इक्वेशंस चेंज बट डिस्टेंसेस डू नॉट चेंज। डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाले, ठीक है, डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाले। इसका मतलब क्या है, इसका यह मतलब है कि आप अगर यहां पे मुझसे पूछोगे कि आपका सेंटर से फोकस कितना दूर है, कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूं मैं, पूछूंगा अगर आपसे कि सेंटर से फोकस कितना दूर है, तो मैं इस डिस्टेंस को अभी भी AE के बराबर बोल सकता हूं। ठीक है, शिफ्ट करने से डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं, वाई एक्सिस तो बोल नहीं सकता, लेकिन अभी भी ये मेरा माइनर एक्सिस है। तो मैं अगर ये आपसे पूछूं माइनर एक्सिस से आपका डायरेक्ट्रिक्स कितना दूर होगा, तो अभी भी वो a/a डिस्टेंस पे ही होगा, a/e डिस्टेंस पे ही होगा। ठीक है, डिस्टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा LR का लेंथ कितना आएगा, तो LR का लेंथ पहले जैसा था वैसे ही आएगा। ठीक है, सो यहां पे आपको अब जो अलग करना है वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन लिखते समय बहुत ध्यान देना है। डिस्टेंसेस अगर कोई पूछ रहा है तो आप यहां पे x डैश वाले इक्वेशन को भी यूज कर लोगे तो भी चल जाएगा। नए कोऑर्डिनेट वाले इक्वेशन को भी अगर आप यूज करके डिस्टेंसेस की वैल्यू निकाल रहे हो तो चल जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। ओके, ऑलराइट। मतलब क्या है, आपकी एक्सेंट्रिसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। एक्सेंट्रिसिटी जो है वो तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका इलिप्स कितना चपटा है, कितना यहां पे आप उसको दबा चुके हो। ठीक है, वो उसकी एक्सेंट्रिसिटी होती है। सो यहां पे आप अगर केवल उसको उठा के रख रहे हो दूसरी जगह तो उसका ई का वैल्यू अभी भी वही होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को एक बार क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास में एक शिफ्टेड इलिप्स है क्वेश्चन में, x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहां पे हम सबसे पहले नोटिस करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो इलिप्स है इसके अंदर जो a का वैल्यू है वो बड़ा है, b का वैल्यू यहां पे छोटा है।
तो अगर मैं यहां पे इसको कंपेयर कर रहा हूं तो हमने जो लेक्चर नंबर 1 में इलिप्स डिस्कस किया है उसके साथ में इसको कंपेयर करेंगे, लेक्चर नंबर 2 वाले के साथ में इसको कंपेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई ऑफ एन इलिप्स दिस। यहां पे आपको दोनों चीजें पूछी गई है, उसके अंदर एक इक्वेशन है और एक कोऑर्डिनेट है। तो हमने यहां पे नोट में क्या लिखा है, इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट्स चेंज। इक्वेशन और कोऑर्डिनेट एक्चुअली चेंज होती है, मतलब यहां पे बहुत ध्यान से आपको शिफ्टिंग का कंसेप्ट यूज करके फाइनल आंसर बताने की जरूरत है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा, यार मैं तो सबसे पहले ये सोचता हूं कि अगर चीजें स्टैंडर्ड के तरीके से चल रही होती, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए मैं x-3 के प्लेस में कैपिटल X लिख देता हूं और y-2 के प्लेस में कैपिटल Y लिख देता हूं, तो मेरा जो अब यहां पे इलिप्स दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, कैपिटल X का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस इलिप्स के लिए पहले यहां पे कैलकुलेशन कर लूं तो बाद में अपने सहूलियत के हिसाब से मैं अपने ओरिजिनल इलिप्स के ऊपर जंप कर सकता हूं। दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 देख के बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हुए हैं। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स और फोसाई के अगर आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकालने, वैल्यूज निकालनी है तो आपको यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी की तो वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। सो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट दैट। ई निकाल के रख ही लेते हैं, है ना। ई आपको यहाँ पे बच्चों 99% ऑफ द क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी ही पड़ती है। सो वो तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद हो ही जाना चाहिए। ई निकालने का सबसे आसान याद रखने का तरीका क्या है, 1 माइनस छोटे वाले का स्क्वायर अपॉन बड़े वाले का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 16 अपॉन 25, ठीक है। अगर ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/25 बनेगा, मतलब ये हो जाएगा 3/5 के बराबर। तो आपका जो एक्सेंट्रिसिटी है वो 3/5 के बराबर निकल के आ चुका है। अब मैं यहां पे अपना जो रेड कलर से लिखा हुआ इक्वेशन है उसका पहले डायरेक्ट्रिक्स लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स हम उसका लिख रहे हैं। डायरेक्ट्रिक्स का जो मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। ये सुनो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। लेकिन मेरा जो x है वो x नहीं है, मेरा x जो है वो तो x-3 है, क्योंकि मुझे आंसर तो ओरिजिनल क्वेश्चन का डायरेक्ट्रिक्स बताना है, राइट, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में कैपिटल X कैन बी रिप्लेस्ड विद x-3, ये हमने बहुत बार किया हुआ है। इज इक्वल टू प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू यहाँ पे 5 के बराबर है कि नहीं, है ना, 5 का स्क्वायर है तो a का वैल्यू 5 हो गया। और आपका e का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 3/5 है, 3/5 इसके अंदर डालो तो आपके पास में यहाँ पे दो अलग अलग आंसर्स निकल के आएंगे। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस है, ये आपके डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस है। ऑलराइट, सम स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विद द आंसर, लेकिन यहाँ पे जयंत आपने बेटा x इक्वल टू a की लिखी है वैल्यू। आई एम एक्सपेक्टिंग 2 डिफरेंट आंसर्स फॉर डायरेक्ट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्लस माइनस आई के साथ आपने यूज नहीं किया है, एक बार माइनस भी यूज करो तो आपका आंसर निकल के आएगा। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 25/3, ठीक है। तो एक बार प्लस का वैल्यू अगर यूज करोगे तो जैसे जयंत बता रहे हैं यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 9 ऐड करके ये हो जाएगा 34/3। x इज इक्वल टू प्लस का साइन यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू 34/3 बनेगा, और माइनस का साइन अगर यूज करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 5 यहां से 9 यहां से माइनस 16/3। क्लियर हो रहा है, ये आपके दो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशंस आ गए। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पे करते हैं कैलकुलेशन फोकस का। फोकस का कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। हमने यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑलरेडी क्योंकि याद किया हुआ है ना, इसलिए ये सब काम हम कर पा रहे हैं। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है उसका भी हम यहाँ पे आंसर बता पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फोकस का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे फोकस के लिए क्या पता है, फोकस आपका कहां पे होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए कॉमा 0, मतलब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्लस माइनस ए और y की वैल्यू 0, ऐसा आपका फोकस होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पे पता है कि जो कैपिटल X और जो कैपिटल Y है उसके टर्म्स में आपको आंसर नहीं बताना है, आपको तो स्मॉल के टर्म्स में आंसर बताना है, ठीक है। सो लेट अस रिप्लेस x-3 एंड लेट अस रिप्लेस y-2 इन रिस्पेक्टिव प्लेसेस। तो आई गेस यहां पर आपको y की वैल्यू तो ऑलरेडी दिख रही होगी क्योंकि इक्वल टू 0 करना है, लेकिन यहां पर x-3 को प्लस माइनस ए के साथ में इक्वेट करना है। प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5, ई की वैल्यू कितनी है 3/5, ठीक है। तो 5 हो जाएगा कैंसिल, आपके उसमें कितना बचेगा प्लस माइनस 3। तो ये क्या कैलकुलेट होगा, अगर आप यहां पे प्लस का साइन यूज करते हो, अगर आप प्लस का साइन यूज करते हो तो आपके पास फोकस कौन सा आएगा, ये हो जाएगा 6,0,
6,2 सॉरी। और अगर आप माइनस का साइन यूज करते हो तो आपके पास हो जाएगा 0,2। एक बार सारे बच्चे चेक कर रहे हैं कैलकुलेशंस को, क्लियर हो गया? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यस मैंने पढ़ाया नहीं, बच्चे यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट करें। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि आप एक्चुअली यहाँ पे ये बता पा रहे हो कि कोई एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है। पहली बात तो इसमें अच्छी बात यह है कि आपने इसका मतलब पूरा प्लेलिस्ट देखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पॉइंट आउट वाकई कर पाओगे कि सर ये छोटा सा रह गया है, ठीक है, मतलब आपने प्लेलिस्ट तो बहुत अच्छे से देखी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे मेजर जो कंटेंट है समझ में आ गया है, ठीक है। दूसरी बात, ये छोटी मोटी जो बातें हैं जो आपकी छुट्टी में आपको नजर आ रही हैं वो इसलिए क्योंकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा एक घंटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली है। इसके बाद आप बोलोगे तो मैं तो MSc लेवल का भी पढ़ा सकता हूँ मैथमेटिक्स, ठीक है, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको रैंडम चीजें भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पहले JEE का तो पढ़ लें, ठीक है। सो वेरी गुड। यहाँ पे अगर आप बता पा रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर सब टॉपिक सर आपका रह गया है, ठीक है, आई एक्सपेक्ट सच एक्चुअली कमेंट्स फ्रीक्वेंटली, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि जैसे मैं यहाँ पे अपना सिलेबस खत्म करूंगा मुझे कौन से सब टॉपिक्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करना है, ठीक है। सो वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, है ना, जब भी आप यहाँ पे प्लेलिस्ट देखते हैं अगर आपको कुछ भी लगता है देन डू पॉइंट इट आउट, ताकि यहाँ पे हम अपने जो प्लेलिस्ट है उनको और भी ज्यादा इंप्रूव कर पाए। बट यू कैन बी अश्योर्ड कि जो यहाँ पे कवर हो चुका है वही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वही है। जब ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा का जो है जो माल है वो ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर आइडिया, हम यहाँ पे समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट, कल्पेश यहाँ पे शॉर्ट्स की बात कर रहे हैं अभी मेरे ख्याल से, यस। तो मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद में आपके साथ में एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो शेयर किया जाएगा, ठीक है। आई होप अभी आपका जो एग्जाम का स्ट्रेस है वो उससे थोड़ा सा कम होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे बच्चों को देख के काफी मजा आएगा, ठीक है। एंड दैट इज अबाउट द ट्रेलर विच वॉज शेयर्ड येस्टरडे आई गेस, ठीक है। काफी सारे बच्चों ने उस ट्रेलर को तो ऑलरेडी देख लिया है। बच्चे बोल रहे थे वो ट्रेलर देख के कुछ समझ में नहीं आया, तो आज मेरे ख्याल से पूरा वीडियो देख के आपको समझ में जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस ट्राई वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके पहले जो अभी हमने क्वेश्चन किया था वो सब्जेक्टिव था, ठीक है। ऑलराइट चलो, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, ऑल राइट मीना। सो यहाँ पे बच्चों ये लाइव चैट में तो आप कमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कोई एक ऐसा एक स्पेशल आपसे पोल करवा लूंगा, नहीं पोल नहीं करवाऊंगा, एक अलग से कम्युनिटी पोस्ट करवा लूंगा, जिस कम्युनिटी पोस्ट पे आप फिर रिप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि एक जगह होना चाहिए ना, अब एक बच्चा इस क्लास में बोल रहा है, एक बच्चा उस क्लास में बोल रहा है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन सा सब टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। ओके, सो लेट अस आंसर दीज क्वेरीज इन वन सिंगल कम्युनिटी पोस्ट, ठीक है। वो मैं यहाँ पे टीम से बोलूंगा करवाने के लिए। चलो तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर पहले फोकस करते हैं बच्चों, है ना। जो यहाँ पे चल रहा है सबसे पहले वो ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये तो सोच लेना चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेंटर्ड एट 1,2। एक ऐसे इलिप्स का इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसका सेंटर 1,2 पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो और ध्यान से सोचो कि जब हम पैराबोला को मूव करते हैं तो उसमें हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स। यहां पे जब हमने इलिप्स को मूव किया था तो हमने बोला शिफ्टिंग ऑफ सेंटर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। जब हम सर्कल को भी मूव करते हैं तो हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ सेंटर, ठीक है। तो हम सेंटर को मूव करेंगे इलिप्स के अंदर टू गेट अ कंपेरेबल इक्वेशन। पैराबोला के केस में लेकिन वर्टेक्स को शिफ्ट किया जाता है, हैविंग पॉइंट 6,2 एज वन ऑफ इट्स फोकस। अब यहाँ पे फोकस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मुझे सेंटर पता है, मुझे अगर फोकस पता है, तो मैं यहाँ पे क्या जानता हूं कि अगर मैं अपने इलिप्स को शिफ्ट करूंगा, अगर मैं अपने इलिप्स को शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या चेंज नहीं होगा, डिस्टेंसेस चेंज नहीं होंगे। मतलब सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस अभी भी a इंटू ई के बराबर ही आने वाला है। और क्या दिया यहाँ पे, द रिक्वायर्ड इलिप्स ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट 4,6। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम यहाँ पे अपना फाइनल आंसर निकाल के देखना चाहते हैं, ठीक है। सो आपका जो यहाँ पे रिक्वायर्ड इलिप्स है उसका फॉर्मेट हम अब यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। मुझे पता है यहाँ पे कि इसका जो फोकस है और इसका जो सेंटर है वो कहां कहां लाया करता है। इसका सेंटर है 1,2 पे और इसका फोकस है 6,2 पे। तो इसका मतलब सेंटर और फोकस को लाइन कर ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो आपका क्या होना चाहिए, मेजर एक्सिस होना चाहिए। फोकस हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर ही लाया करता है, तो आपका इसका मतलब मेजर एक्सिस कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। मतलब आपका कंपेरेबल कौन सा वाला है, जिसके अंदर आपका ए बड़ा होता है और बी छोटा होता है, ए बड़ा होता है बी छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो उस पर्टिकुलर इलिप्स का अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि शिफ्टिंग भी हो चुका है
शिफ्टिंग ऑलरेडी 1,2 पे सेंटर का हो चुका है, ठीक है। सो ये कितना है 6,2, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी डेफिनेटली x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मुझे अब यहाँ पे a और b के वैल्यूज अगर मिल जाएंगे तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। a और b के वैल्यूज तो निकालना है। अब a और b के वैल्यूज निकालने के लिए एक तो काम आप क्या कर सकते हो, 4,6 इसके अंदर डाल ही दो, 4,6 इसके अंदर डाल दो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर में एक पहली इक्वेशन तो ऐसे ही आ गई। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए उसने ये दिया हुआ है कि यार ये फोकस है, ये सेंटर है, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 5 के बराबर है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो अगर नहीं दिख रहा तो, लेकिन दिख रहा है 5 के बराबर है। अगर ये डिस्टेंस 5 के बराबर है मतलब ये ए के बराबर है, तो मुझे ए इंटू ई का वैल्यू पता चल गया। तो a इंटू ई का वैल्यू एक्चुअली एक बहुत ही अलग तरीके से भी यूज किया जा सकता है। यहां पे ध्यान से देखें सारे बच्चे, हमारा जो फॉर्मूला है a b और e के रिजल्ट वाला, वो कौन सा यूज करेंगे हम, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो मुझे अगर a इंटू ई का वैल्यू पता है तो a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर भी तो पता है। मुझे a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू, इसका मतलब 25 के बराबर पता है। तो मैं यहां पे अपना जो b स्क्वायर लिखा हुआ है उसके प्लेस में क्या डाल सकता हूं, उसके प्लेस में मैं यहां पे a स्क्वायर माइनस 25 डाल सकता हूं, ठीक है। एंड दैट विल एक्चुअली कन्वर्ट माय इक्वेशन इनटू सिंगल अननोन। और सिंगल अननोन कहां से पता कर लेंगे, 4,6 सब्स्टिट्यूट करके सेटिस्फाई होना चाहिए, यहां से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा ये, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 25। आई गेस ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया है। हमने यहां से b स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दी, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ई स्क्वायर, a स्क्वायर ई स्क्वायर यहां से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 25 के बराबर, ठीक है। अब यहां तक आके आई गेस वी कैन एक्चुअली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 4,6 सब्स्टिट्यूट करके अब यहां पे हम या तो क्वाड्रेटिक एक्चुअली सॉल्व करें या फिर थोड़ा सा ऑप्शन चेक कर लें। लेकिन जैसे ही मैंने बोला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा सर ऑप्शन तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। यहां पे आप सारे बच्चे ध्यान से देखें कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर ऑप्शंस में आपको केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है बी जिसके अंदर a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b आपको केवल b ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन जो है थोड़े से अच्छे नहीं है। तो अगर आगे कैलकुलेशन नहीं भी करते, आपको केवल इतना भी अगर समझ में आ जाता कि ये तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स पक्के से बनने वाला है, यू कैन एक्चुअली मार्क बी एंड मूव अहेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो सॉल्यूशन है उसको भी फोकस करते हैं क्योंकि आपके पास में क्वेश्चंस अच्छे ऑप्शन के साथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सब्स्टिट्यूट 4,6 हियर। 4 अगर यहाँ पे डालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 6 यहाँ पे डालूंगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 9 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 16, ओह 9 स्क्वायर नहीं होगा ना शायद, 9 लिख दिया है मैंने, ऑलराइट। सो 3 का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 1। यहां पे मुझे इसकी वैल्यू 1 के बराबर चाहिए, ठीक है। सो व्हाट ऑल कॉम्बिनेशंस कैन आई थिंक ऑफ, यहां पे एक बार मैं जल्दी से अपना a का वैल्यू 45 डाल के एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, ठीक है। यहां तक आने के बाद में आप ऑप्शंस को अगर यूज करोगे तो अगर अच्छे ऑप्शंस भी होंगे तो भी आप यहां पे बहुत जल्दी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। अदरवाइज द आइडिया इज टू एक्चुअली राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन सिंप्लीफाई इट, ठीक है। दैट इज द एक्चुअल अप्रोच। लेकिन यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू शायद सारे बच्चे देख पा रहे होंगे, हाँ 45 से यहाँ पे बात बन रही है। 45 से बात क्यों बनेगी, क्योंकि ये 1/5 बनेगा, अगला वाला 4/5 बनेगा। 1/5 4/5 को ऐड करके वाकई 1 आता है। क्लियर हो गया, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, शिफ्टिंग क्लियर हो गया। ओके, माहिर को प्रोबेबिलिटी का क्विज चाहिए, ऑलराइट वी कैन डू दैट। TSEAMCET यार ये किसी तो कहाँ का CET है, ये कहीं का तो CET है। और मेरे ख्याल से बेटा अगर यहाँ पे मेंस और एडवांस की पढ़ाई चल रही है तो आपको एक्चुअली यहाँ पे कुछ कंटेंट स्किप करना पड़ेगा किसी और CET के लायक बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड तो कुछ नहीं करना है, आपको बताओगे इंडिया में जो सबसे पॉपुलर एग्जाम्स हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं, ठीक है, और जो काफ़ी कॉम्पिटिशन वाली है, वो JEE एडवांस और JEE मेंस ही है। बाकी सारे एग्जाम्स इनके नीचे ही आते हैं, बाकी सारे एग्जाम्स इनके नीचे ही आते हैं। अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैं रेगुलरली क्वेश्चंस लेके आता हूँ यहाँ पे एडवांस के और मेंस के, ठीक है, अगर आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आपको किसी भी CET से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। सर रोटेटेड एक्सिस एलिप्स कैसे करेंगे, यस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे।
है ना। पहले फिर से यहाँ पे जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो पहले वो कंटेंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे पढ़ने के लिए हम बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे भी, लेकिन पहले वो करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको एग्जाम भी तो देना है। ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं, मैथमेटिक्स में महारत हासिल करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे, ठीक है। वी हैव सम टारगेट इन माइंड, हम यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम से जो क्रैक करनी है, ठीक है। पहले उनसे रिलेटेड सिलेबस कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे हमें टाइम मिलते जाएगा वी कैन एक्चुअली गो इनटू डेप्थ एंड अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है। लेकिन रोटेशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे हमें सेकंड डिग्री टर्म जो मिलती है, सेकंड डिग्री यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिलती है, जनरल इक्वेशन, उसका डिस्कशन मैं डेफिनेटली करूंगा एज सुन एज वी कंप्लीट हाइपरबोला, ठीक है। चलो तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तीन चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, टॉपिक देख के डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तीन अलग अलग पोर्शंस हैं, क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल, एक्सेंट्रिक एंगल एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स जब बच्चों हमने पैराबोला में पढ़े थे तो हमें किसी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी सर्कल या एक्सेंट्रिक एंगल जैसे टर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी थी। इस बात को समझे सारे बच्चे, ठीक है। आपके पास में लेकिन जो इलिप्स है, इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने के लिए हमें एक हेल्पिंग सर्कल की जरूरत पड़ती है। ऑक्सिलरी का आप एक्चुअली अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे तो एक्चुअली सपोर्टिंग या हेल्पिंग इस तरीके से आपको वर्ड उसका इक्विवेलेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब आपको अगर इलिप्स के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको एक हेल्पिंग सर्कल चाहिए होता है जिसका नाम ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक है। और वो हेल्प कैसे करता है वो यहां पे देखना स्टार्ट करते हैं। वो हेल्प कैसे करेगा उसको समझने के लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि यार ऑक्सिलरी सर्कल एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो यहां पे मेन टारगेट क्लियर हो गया सबको, मेन टारगेट इज टू गेट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स, ठीक है। लेकिन वो समझने के लिए लेट अस सी कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है। तो ऑक्सिलरी सर्कल कुछ खास बात नहीं है, आप ऑलरेडी एक इलिप्स का इक्वेशन जानते हो अगर, तो आपने क्या करना है, उस इलिप्स का जो यहाँ पे मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर मानते हुए एक सर्कल बना देना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना देना है, ठीक है। वो जो यहां पे डॉटेड सर्कल बनेगा उसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलेंगे। बात समझ में आ रही? अगर हम ऐसा सर्कल बनाते हैं डॉटेड वाला जो यहां पे आपको बना हुआ दिख रहा है, जिसका डायमीटर किसके बराबर है, जिस सर्कल का डायमीटर किसके बराबर है, आपके इलिप्स के इलिप्स के मेजर एक्सिस के बराबर है, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे टारगेट ध्यान रखना दिमाग में, ठीक है। टारगेट क्या है, टू गेट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स, टू गेट द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब यहां पे मैंने बना दिया एक डॉटेड सर्कल, ठीक है। ये डॉटेड सर्कल मेरी हेल्प कैसे करेगा, ये डॉटेड सर्कल मेरी हेल्प इसलिए करेगा क्योंकि सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखते मुझे ऑलरेडी आता है। हम यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास में जो सर्कल बना है, क्योंकि उसका डायमीटर 2a के बराबर है, मतलब उसका रेडियस a के बराबर है। अगर इस डॉटेड सर्कल का रेडियस a के बराबर है तो अगर मैं यहां पे ओरिजिन के बाद ये जो दूसरा एंड पॉइंट है P, इस P का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा, थीटा क्या है, OP कितना एंगल बना रहा है, OP यहां पे अगर थीटा एंगल बना रहा है तो मैं थीटा के टर्म्स में P को लिख सकता हूं, ये हमें याद है, ठीक है। सर्कल्स हमने पढ़ा हुआ है। कितना लिखते हैं इस चीज को, इसको लिखते हैं हम a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। कितना लिखते हैं इसको, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं यहां पे याद दिला देता हूं उसको। हमने क्या किया होगा, जो हमने सर्कल पढ़ा था, हमने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया होगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इलिप्स को भूल जाओ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे a cos थीटा क्या आ जाएगा, जो x डिस्टेंस है वो आ जाएगा, और a sin थीटा सामने वाला a sin थीटा कितना आ जाएगा, जो आपका y डिस्टेंस है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप P पॉइंट तक कैसे पहुंचोगे, x और y ट्रैवल करके पहुंचोगे, a cos थीटा a sin थीटा ट्रैवल करके पहुंचोगे, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा a sin थीटा लिखे जाते हैं। ये सर्कल के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है। अब मैं यहां पे एक्चुअली जो लाइन ड्रॉ कर चुका हूं उसी का मैं यूज करने वाला हूं। मैं ऑलरेडी P के कोऑर्डिनेट्स जानता हूं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं उस P के कोऑर्डिनेट से अपने मेजर एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा, अगर मैं अपने मेजर एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दूंगा तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ये कहीं ना कहीं इलिप्स को पक्के से कट करेगा। ये इलिप्स को जहां कट करेगा वो मेरा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग पॉइंट। P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट Q है, Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट P है, ठीक है। तो यहां पे Q जो आपका करस्पॉन्डिंग पॉइंट आया है वो किसके ऊपर लाया कर रहा है, वो आपका इलिप्स के ऊपर एक्चुअली लाया कर रहा है। और क्योंकि मैंने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया है तो P का जो x कोऑर्डिनेट है वही एक्चुअली Q का भी x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि आप वर्टिकली नीचे आ गए तो आप इधर उधर गए नहीं हो, तो आपका x का वैल्यू अभी भी वही है,
जो p का वैल्यू था। तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी q का जो है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a cos थीटा पता है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, हमें y कोऑर्डिनेट नहीं पता। लेकिन मुझे क्या पता है कि q तो इलिप्स के ऊपर लाई करता है, मतलब इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए इस कोऑर्डिनेट ने। तो यहां पे आपका जो इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स का डिस्कशन चल रहा है ऑब्वियसली, वो कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू a cos थीटा डाल देता हूं और y निकाल लेता हूं, तो वही एक्चुअली क्या होना चाहिए, वही हमारा यहां पे q का कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यस और नो, क्लियर हुआ? तो इतना छोटा सा काम करते हैं एक, और हमारा आंसर आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, तो यहां पे अगर आप a cos थीटा डालोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो ये बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा जब उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और y यहाँ पे स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी जो y स्क्वायर की वैल्यू है वो हो जाएगी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप अगर यहाँ पे दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो आपके पास में आ जाएगा प्लस माइनस बी साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्लस बी साइन थीटा ऊपर वाला है, माइनस बी साइन थीटा नीचे वाला है, हमें ऊपर वाले से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फाइनल आंसर बताएंगे इसका वो कितना बताएंगे, फाइनल आंसर इसका हम बताएंगे a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा प्लस के साथ में बताएंगे, माइनस वाला यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? फाइनल आंसर जो है यहाँ पे q का कितना आएगा, यहाँ पे हम अभी नहीं जानते थे कि कितना आना चाहिए, फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए और हमें अब फाइनल आंसर पता चल गया q का, विच इज a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। ठीक है, ये इसका एक्चुअल लॉजिक है। क्लियर हो गया? यस, ऑलराइट। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई है देन आई गेस हमें यहाँ पे एक और चीज फिर से देखनी चाहिए कि हमने यहाँ पे 3 चीजें लिखी थी, ऑक्सिलरी सर्कल, एक्सेंट्रिक एंगल एंड पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ऑक्सिलरी सर्कल तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, एक बड़ा सा सर्कल है जिसका डायमीटर आपका मेजर एक्सिस के बराबर है। ठीक है, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर लिए, a cos थीटा b sin थीटा। एक्सेंट्रिक एंगल किसको बोलते हैं, जो आपका यहाँ पे थीटा एंगल है उसी को एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं, जो थीटा है उसी को एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा है उसके अंदर भी थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब हमने पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट एक्सेंट्रिक एंगल की टर्म में लिखा हुआ है। पर आप अगर यहां पे थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल है ये एक्चुअली ओपी, मतलब ये जो रेड लाइन है उसका एंगल है, जबकि यहां पे आपके उसमें जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो एक्चुअली क्यू का है। तो यहां कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं यहां पे स्पेसिफिकली इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। पता चला ये डिस्कशन कर लिया इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज ना हो इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं O से Q को कनेक्ट करूंगा तो भी तो एक एंगल बनेगा, लेट अस कॉल दिस एंगल अल्फा। अगर मैं O से Q को कनेक्ट करूंगा तो भी एक एंगल बनेगा, बट दिस इज नॉट अवर एक्सेंट्रिक एंगल एंड वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग Q इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वी आर रिप्रेजेंटिंग Q इन टर्म्स ऑफ थीटा, जो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट का एंगल है। किसी भी इलिप्स के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट का एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर होता है। वो ऑक्सिलरी सर्कल ओरिजिन के साथ में, ऑक्सिलरी सर्कल के साथ में वाला जो पॉइंट है वो ओरिजिन के साथ जितना एंगल बनाता है वो एंगल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स उसके टर्म में लिखे गए हैं। क्लियर हो रहा है? अल्फा के टर्म्स में यहां पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है, सारी कैलकुलेशन थीटा के टर्म्स में हो रही है। चलो, तो इसके ऊपर और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करते रहेंगे, लेकिन पहले यहां पे बेसिक लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स इज। आपको यहां पे एक्सेंट्रिक एंगल फाइंड करना है, मतलब आपको यहां पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। दिमाग साफ रखेंगे, हम यहां पे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सेंट्रिक एंगल मतलब थीटा होता है। थीटा कहां नजर आता है, जब भी मैं किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पैरामीटर के टर्म्स में लिखता हूं तो मुझे थीटा नजर आता है। ठीक है, सो लेट अस राइट दैट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ p, इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन अच्छे से देखना पड़ेगा। मेरा जो इक्वेशन है वो कैसा है, वो इक्वेशन है x² अपॉन 6
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 आई गेस इज इक्वल टू 1। तो यहां पर आपका जो a का वैल्यू है √6 है और जो आपका b का वैल्यू है √2 है। ठीक है, तो अगर मैं p पॉइंट लिखना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ थीटा तो वो कितना होता है a cos थीटा एंड b sin थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें थीटा चाहिए, थीटा हमें दिख गया, इक्वेशन हम इससे बना लेंगे। कैसे बना लेंगे इक्वेशन, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द इलिप्स से मतलब 0 0 से 2 यूनिट के बराबर है ना। तो यहां पर ऐसा कुछ फिगर आएगा, सारे बच्चे ऑलरेडी इमेजिन करके बैठे होंगे। आपका एक इलिप्स है, इसके ऊपर कोई तो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपने अभी अभी लिखा है, उसका डिस्टेंस क्योंकि 2 यूनिट के बराबर है, सो डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं और उसको इक्वल टू 2 कर देंगे। थीटा में इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर देंगे। थिंग्स आर इजी, कीप देम इजी, थिंग्स आर इजी, लेट अस कीप देम इजी, है ना। यहां पे अननेसेसरी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपका जो ओपी डिस्टेंस है वो कैसे बनेगा, अंडर रूट के अंदर दिस -0 का स्क्वायर मतलब 6 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस -0 का स्क्वायर मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा। आपको इसकी वैल्यू दी हुई कितनी है, ऑब्वियसली यहां पे क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है तो उसी को यूज कर लेते हैं। यहां पे मुझे ये दिख रहा है यार कि अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को दे देता हूं तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। मतलब यहां पर आपका 2 एक नंबर बन रहा है और हमने क्योंकि 2 cos स्क्वायर निकाल के दे दिए थे तो आपके इसमें केवल 4 cos स्क्वायर थीटा बचेंगे। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं और cos स्क्वायर थीटा में देखो क्या बन रहा है, दोनों साइड स्क्वायर करके 4 = 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। ये साइड आके 2 हो जाएगा, 4 से डिवाइड होकर 1/2 हो जाएगा। सो cos स्क्वायर थीटा = 1/2। क्या हमें ये सॉल्व करते आता है, cos स्क्वायर थीटा = 1/2? यस, ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते आती है। बिल्कुल इनिशियल डेज में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा वाला जो इक्वेशन होता है वो इस तरह से लिखा जाता है, cos स्क्वायर थीटा = 1/√2 का स्क्वायर लिखेंगे यहां पे गलती नहीं करना है। ठीक है, ये cos स्क्वायर π/4 आएगा और आपका जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे nπ ± π/4। अब ये तो जनरल सॉल्यूशन है, हम अपने हिसाब से अपने वाले आंसर्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, हम अपने हिसाब से अपने वाले आंसर्स यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप n की क्या क्या वैल्यूज डालने के लिए आपको लगता है कि सही रहेगा, n की वैल्यूज अगर आपको डालनी है। ठीक है, सो पहली बात तो ये बताओ कि ये जो आपका पर्टिकुलर फिगर बन रहा है कि 2 डिस्टेंस पे आपको पॉइंट चाहिए, ऐसे कितने पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे कितने पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो, तो ऐसे टोटल 4 पॉइंट्स आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपका जो इलिप्स है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो आपको अगर 2 डिस्टेंस पे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको पक्के से एक पॉइंट मिलेगा, आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट मिलेगा, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक पॉइंट मिलेगा। सो वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग 4 डिफरेंट एंगल्स, लेकिन यहां पे ऑप्शन में 2 ही है, सो कोई तो 2 यहां पे एक्सेंट्रिक एंगल आपको क्वेश्चन में, इसका मतलब ऑप्शन में गिवन है। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, सो आपको यहाँ पे जो 2 एंगल्स गिवन है वो π/4 के टर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा, सारे बच्चे देख पा रहे होंगे, एक बार n की वैल्यू हम डालते हैं 0, जहां से आपके उसमें ± π/4 आएगा, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक ओनली द ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और एक बार अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपके उसमें फिर से यहाँ पे 2 अलग अलग आंसर जनरेट होंगे। ठीक है, π + π/4 भी होगा, π - π/4 भी होगा। वी आर टेकिंग ओनली द ऑप्शन विच इज गिवन। बट आएगा, सारे बच्चे यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 आंसर्स आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं कॉमा करके वो भी लिख देता हूं जो आगे पॉसिबिलिटी हो सकती थी। ठीक है, ठीक है, ये भी आपके करेक्ट एक्सेंट्रिक एंगल्स हैं। क्लियर हो रहा है? यस, आई होप ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है आपको क्लियर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, यहाँ पे हम ए ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया, ठीक है। सो बच्चों, आई गेस आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लग चुका है। तो आई गेस इसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप ले सकते हो होमवर्क के लिए। ठीक है, सो एक क्वेश्चन बच्चों में आपके साथ में लेना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहता हूं, विच इज फ्रॉम 2009 एडवांस। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है एडवांस वालों ने। ठीक है, 2009 में जो बच्चों ने पेपर दिया था उनकी किस्मत अच्छी थी। ठीक है, कि उनको इतना सिंपल क्वेश्चन कोनिक सेक्शन का मिला। ठीक है, लेकिन आप भी पहली बार कर रहे हो तो आपको भी यहाँ पे ये क्वेश्चन करते आना चाहिए। लेट अस सी यहाँ पे जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो आपको हेल्प करती है क्या डायरेक्टली एडवांस का क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में अपने लिए करेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा बच्चों आज का। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो आई गेस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन।
ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप यहां पे कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में मुझे इनके आंसर्स ABCD में से कौन सा होना चाहिए वो भी बता सकते हैं, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना होगा, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना होगा, ठीक है। तो आज बच्चों हमने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं। एक तो ये कि अगर इलिप्स अगर शिफ्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे वर्कआउट कैसे करेंगे प्रॉब्लम्स को, और दूसरा यहाँ पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो एक्सेंट्रिक एंगल और ऑक्सिलरी सर्कल की मदद से कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही प्रोडक्टिव लेक्चर है। लेकिन बच्चों आज क्योंकि वेडनेसडे है, सो नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलिप्स विल हैपन ऑन मंडे, ठीक है। दैट विल बी लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलिप्स। तब तक आप इन दोनों क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे काम करो और अपने साथ साथ जो रेफरेंस बुक है उनको भी सॉल्व करते जाओ, ठीक है। और आई गेस यहाँ पे सारे बच्चे जो हैं रेगुलर रहेंगे। अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी बैकलॉग जनरेट होते हुए नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं देन आप एक्चुअली इमेजिन कर सकते हो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब जहाँ पे एक्चुअली बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं लेकिन तब भी हम यहाँ पे इसको इतने बढ़िया तरीके से यूज कर पा रहे हैं। तो सोचो आप यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बना ही एजुकेशन के लिए है उस पर अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कितनी ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करनी चाहिए अपने आप में, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा होता है उन बच्चों को जो यहाँ पे जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं अनअकैडमी प्लस, लेकिन स्टिल एनी टाइम इज नॉट अ बैड टाइम टू ज्वाइन एनी गुड थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका अनअकैडमी प्लस जो है आपको हर टाइम पे आपके पर्टिकुलर लेवल से ऊपर तो उठाई देगा, ठीक है। और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे पर्टिकुलर जो प्रिपरेशन का टाइम है वो कितना बचा है, ठीक है। जो यहाँ पे 11th के बच्चे उन्होंने तो डायरेक्टली 24 मंथ्स का ले लेना चाहिए। अगर 1 साल का ले रहे हैं तो भी इट इज ओके, बट आई गेस 24 मंथ्स में आपका यहाँ पे जो JEE एडवांस तक का पूरा डिस्कशन है 2021 का वो भी हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर दैट यू कैन ऑलवेज यूज समीर लाइव। समीर लाइव कोड यूज करते हो तो बच्चों आपको अच्छी बात यह है कि 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा ऑन वॉट एवर सब्सक्रिप्शन यू आर गोइंग टू टेक। और मुझे भी ये पता चलेगा कि आप यहाँ पे मैथमेटिक्स और ज्यादा पढ़ना चाहते हो, आपको मैथ्स में ऑलरेडी मजा आ रहा है बट यू वांट टू एक्चुअली मेक इट वन ऑफ योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स, ठीक है। सो उसके लिए आप यहाँ पे समीर लाइव यूज करो एंड लेट मी नो कि आपने प्लस कब ज्वाइन किया और किस पर्पज से ज्वाइन किया, ठीक है। ऑलराइट। एंड बच्चों आपके यहाँ पे जो भी लेसन्स जा रहे हैं, आपके जो भी यहाँ पे लाइव डिस्कशंस हो रहे हैं दोज आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जितने बच्चों को इसका पता चलेगा उतने ज्यादा बच्चों को यहाँ पे फायदा होगा। सो डू स्प्रेड द वर्ड बिकॉज अनअकैडमी JEE चैनल इज काइंड ऑफ ए रिवॉल्यूशन, है ना। #JEE लाइव डेली के साथ में बच्चों आप इन लेक्चर्स को शेयर करो और आप हम सब टीचर्स को भी यहाँ पे टैग कर सकते हो। अगर मुझे टैग करना है देन यू कैन यूज Sameer_IITR ऑन इंस्टाग्राम टू टैग, और जिससे आपके पोस्ट जो है मुझे ज़्यादा जल्दी दिखाई देंगे और वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहा है आप सबकी मदद से। और यहाँ पे अगर कोई बहुत ही नया है तो उन्होंने अनअकैडमी JEE चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले तो वो लाल बटन दबा दो और बेल आइकन भी प्रेस करो क्योंकि यहाँ पे इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको मिलते रहेगा। एंड आई गेस आपको यहाँ पे पता होगा कि आपको डाउनलोड करने के लिए नोट्स भी मिलते हैं डिस्क्रिप्शन में, सो डू डाउनलोड। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे, जैसे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि ये क्लास खत्म होने के बाद में आपके लिए एक और सरप्राइज है। एक बहुत ही बढ़िया सेशन नमो सर का और पारस सर का आपको देखने को मिलेगा। आई गेस यहाँ पे अगर बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम की टेंशन में होंगे तो उन्होंने ज़रूर उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना चाहिए। आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ फील होगा उसको देख के, ठीक है। चलो लेकिन आज का मैथ्स का जो डिस्कशन बच्चों को यहीं रोकते हैं और टेक केयर, बाय बाय।